हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्वायरोट्रिक्स। मैं हूं डॉक्टर सविता कलशन और आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं यूनिट 8, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंटल लॉज इन इंडिया। लास्ट लेक्चर का अगर ओवरव्यू ले लेते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। मैंने ये बताया था कि जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का जो ड्राफ्ट है वो विच इज़ प्रपोज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव और पर्पस था कि प्लानिंग देखना, प्रमोशंस देखना, कोऑर्डिनेशन करना, इम्प्लीमेंटेशन और पॉलिसीज़ को लागू करना। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की बात करें तो वो क्या करता है, इट इवैल्यूएट एंड एस्टिमेटिंग द इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट। हिस्ट्री की हमने बात की थी तो 1979 में जो है वो सबसे पहले यूएसए में इसको डेवलप किया गया था इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को। अगर आज के टाइम पे देखें तो सारी की सारी कंट्री जो है इसको फॉलो अप करती है, इसको अप्लाई करती है। 1994 में इंडिया में इसे मैंडेटरी कर दिया गया था इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को। और इम्पॉर्टेंटली अगर हम बात करें तो 2006 में इसका मेजर अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें आपके कैटेगरीज ऑफ प्रोजेक्ट को जो है वो दो पार्ट में डिवाइड किया था। कैटेगरी ए प्रोजेक्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज देखता है। और कैटेगरी बी प्रोजेक्ट जो है आपके स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। जो कैटेगरी B1 प्रोजेक्ट जो है उसके लिए हमें EIA रिक्वायर्ड होता है, लेकिन कैटेगरी B2 प्रोजेक्ट जो है वो स्मॉल प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके लिए हमें EIA का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो एट प्रेजेंटली जो है टोटल 39 प्रोजेक्ट हैं जिनके लिए हमें इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन बिफोर दैट जो है वो टोटल 29 प्रोजेक्ट्स थे जिसके लिए हमें इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की ज़रूरत पड़ती थी। इसी के साथ साथ हमने डिस्कस किया था कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं। तो हमने ओवरले, चेकलिस्ट मेथड और सारे की सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की थी अच्छे से। हमने 2020 और 2006 के नोटिफिकेशन को देखा था और साथ ही साथ हमने क्या डिस्कस किया था, उसके ऑब्जेक्टिव्स और स्टेप्स को। तो अगर किसी भी तरीके की कोई क्वेरी है या EIA से रिलेटेड कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो मेरे लेक्चर को आप प्रेफर कर सकते हैं। तो चलिए आज के लेक्चर पर आते हैं, इन्वायरमेंटल लॉज इन इंडिया। सो बेसिकली इन्वायरमेंटल लॉज इन इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में जो है इन्वायरमेंट के लिए सबसे पहला जो लॉ बनाया गया था दैट इज़ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। क्या बनाया गया था? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बाद जो था वो आपका आया था वाटर एक्ट। ठीक है, वाटर एक्ट के बाद वो पैरेलली जो है आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट और फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 भी जो है वो बनाया गया। तो मेजर जो एक्ट थे वो था आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, देन आया आपका वाटर एक्ट 1974, उसके बाद आया आपका एयर एक्ट 1981 और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आया। और जितने भी जो रूल है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल है, हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल है, बैटरी के लिए जो रूल बनाया गया था मैनेजमेंट के लिए, बैटरी वेस्ट को मैनेज करने के लिए, या फिर जितने भी जो रूल्स हैं वो सारे के सारे रूल्स आपके किसके तहत बनाए गए थे? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत बनाए गए थे। देन आपका इंपॉर्टेंट एक्ट आया था एक बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 और उसके बाद लास्ट एक्ट जो आया था वो था NGT एक्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। तो इम्पॉर्टेंटली अगर हम सबसे पहले हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बारे में देख लेते हैं। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो है वो किसके लिए बनाया गया था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड कंट्रोल ऑफ क्राइम रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ। तो इसमें दो मेजर ऑब्जेक्टिव हैं एक तरीके से देखें तो स्टेटमेंट में, कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, की वाइल्ड लाइफ को क्या करना है, हमें कंजर्व करना है, और साथ ही साथ कंट्रोल करना है हमें क्राइम को दैट इज़ रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ। जो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो भी पोचिंग है या हंटिंग है, इस तरीके के जो क्राइम है उसको भी क्या करना है, हमें कंट्रोल करना है। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड कंट्रोल ऑफ क्राइम दैट इज़ रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ, इसका क्या था? मेजर ऑब्जेक्टिव का। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो आर्टिकल 252 के तहत जो है बनाया गया था। तो आर्टिकल 252 के तहत जो है, आर्टिकल 252 के तहत जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को जो है आपका बनाया गया था। 11 स्टेट जो है उन्होंने मिलकर एक डिमांड किया था कि हमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो है वो करना है, एक लार्ज स्केल पर करना है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 11 स्टेट की डिमांड पर सेंटर ने इसे फॉर्म किया था अंडर दी आर्टिकल 252। क्लियर है? तो आर्टिकल 252 के तहत क्या होता था मेनली कि दो
स्टेट से अगर ज़्यादा लोग जो हैं वो पार्लियामेंट में अगर अपील कर रहे हैं तो उसको लॉ के फॉर्म में जो है उसको कन्वर्ट आउट कर सकते थे। तो सेंटर के पास पावर था लॉ बनाने का, पार्लियामेंट के पास क्या था, पावर है लॉ बनाने का। तो आर्टिकल 252 के तहत जो है वो 11 स्टेट ने मिलकर डिमांड किया था और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो निकल कर आया था। इसी के साथ अगर हम बात करें तो 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976, 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976 स्टेट लिस्ट से हटाकर इसको किस में रख दिया गया था, कंकरेंट लिस्ट में रख दिया गया था। ठीक है, स्टेट लिस्ट से हटाकर किस में रख दिया गया था, कंकरेंट लिस्ट में रख दिया गया था। तो कौन सी अमेंडमेंट के तहत, 42nd अमेंडमेंट 1976 के तहत। आर्टिकल 51 AG और आर्टिकल 48 AG, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू दैट कि आर्टिकल 51 AG क्या कहता है कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है किसको प्रोटेक्ट करना, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को। तो ये कौन बता रहा था, आर्टिकल 51 AG ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देन आर्टिकल 48A की अगर हम बात करें, दैट इज़ रिलेटेड टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें आपकी बात की गई थी कि स्टेट शेल, ठीक है, स्टेट शेल प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव दी फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ। तो स्टेट को क्या करना चाहिए कि स्टेट शेल प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव दी फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ। तो आर्टिकल 48A दैट इज रिलेटेड टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट शेल प्रोटेक्ट दी इम्प्रूव द प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव दी वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। आर्टिकल 51A क्या कह रहा है कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है प्रोटेक्ट करना फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को। तो क्लियर है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आर्टिकल 252 252 के तहत जो है वो बनाया गया। 42nd अमेंडमेंट 1976 में इसे स्टेट लिस्ट से हटाकर किस में कर दिया गया, कंकरेंट लिस्ट में कर दिया गया था। आर्टिकल 58A जो है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को असाइन कर रहा है कि हमें प्रोटेक्ट करना है वाइल्ड लाइफ को और फॉरेस्ट को। आर्टिकल 48A क्या बता रहा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बता रहा है DPSP की स्टेट शेल बी प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव दी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। नेक्स्ट अगर इम्पॉर्टेंटली हम बात करें तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जो है वो दो तरीके का होता है, इन सीटू और एक्स सीटू। दो तरीके का वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन होता है आपका, इन सीटू और एक्स सीटू। इन सीटू की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व जो हैं वो आते हैं। तो आपके नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ जो हैं वो आपकी जब एक्ट बनाया गया था 1972 में, जब इसको एस्टैब्लिश कर दिया गया था। लेकिन कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो 8 बार अमेंडमेंट करके जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व्स को इसमें रखा गया था। ठीक है, कितनी बार अमेंडमेंट हुई थी, 8 बार अमेंडमेंट करके कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व को जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत रखा गया था। एक आता है आपका एक्सीटू कंजर्वेशन। एक्सीटू कंजर्वेशन में आपके आते हैं जूलॉजिकल पार्क। ठीक है, जूलॉजिकल पार्क जो है उसमें वो किसके अंडर आते हैं, आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आते हैं, एक्सीटू कंजर्वेशन के तहत आते हैं। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन दो तरीके का होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेशनल पार्क और अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बना रखी है तो उसको मेंटेन भी करना पड़ेगा। तो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ जो है वो क्या डिसाइड करता है, नो अल्टरेशन इन नेशनल पार्क बाउंड्रीज, कि नेशनल पार्क की जो बाउंड्रीज है उसको अल्टरेशन नहीं कर सकते हैं विदाउट एनी परमिशन। तो उसके लिए क्या बनाया था, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ बनाया गया था और इसको चेयर कौन करता है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है वो किसको चेयर करते हैं, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ को। यहीं से आपके क्वेश्चन जो है MCQs पूछे जाते हैं कि कौन सा नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ को चेयर कौन करता है, दैट इज़ चेयर्ड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट अगर हम बात करें 2005 में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है वो बनाई गई टू प्रोटेक्ट दी टाइगर, और इसको कौन चेयर करता है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट चेयर करती है, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। NTCA जो है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडमेंट 2006 के तहत जो है वो बनाया गया था। ठीक है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर को कंजर्व करने के लिए बनाया गया। इसको चेयर कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडमेंट 2006 के तहत जो है इसको बनाया गया था। इसी तरीके से स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ भी होता है, जो कौन करता है, जिसको कौन हैंडल करता है, स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको हैंडल करती है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंटली अगर हम बात करें कि
अगर XC2 जूलॉजिकल पार्क बनाया है तो जूलॉजिकल पार्क के लिए हमने क्या बनाया था, सेंटर जू अथॉरिटी। क्या बनाया, सेंटर जू अथॉरिटी। नेशनल पार्क को प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ बनाया। और साथ ही साथ XC2 जूलॉजिकल पार्क को कंट्रोल करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए सेंटर जू अथॉरिटी जो है बनाई गई, जिसमें आपके 10 मेंबर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दे आर टॉकिंग अबाउट दी मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो वाइल्ड लाइफ को अगर हमें कंजर्व करना है, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा कि उसके मैनेजमेंट और रेगुलेशन ऑफ नेशनल पार्क के लिए हमने क्या असाइन किए, चीफ वाइल्ड वार्डन। ठीक है, हर स्टेट में हमने क्या असाइन कर दिए, चीफ वाइल्ड वार्डन, चीफ वाइल्ड वार्डन। क्लियर है। तो हमने कौन कौन सी बॉडीज़ बनाई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, एक नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ NTCA, स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ और सेंटर जू अथॉरिटी, और साथ ही साथ मैनेजमेंट रेगुलेशन ऑफ नेशनल पार्क, चीफ वाइल्ड वार्डन। नेक्स्ट अगर हम बात करें टू कंट्रोल द क्राइम, क्राइम को कंट्रोल करने के लिए हमने क्या बनाया, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। क्या बनाया, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। तो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जो है वो किसके तहत बनाया गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर हम बात करें तो 1972 में जो है आपके टोटल 6 शेड्यूल्स थे। कितने शेड्यूल्स थे, 6 शेड्यूल्स थे। 2022 में इन शेड्यूल्स को अमेंड करके कितना कर दिया गया, 4 शेड्यूल जो हैं एट प्रेजेंटली हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में जो है प्रेजेंट है। तो टोटल 7 चैप्टर और 4 शेड्यूल जो है 2022 में रखे गए थे। शेड्यूल 1 की अगर हम बात करें तो शेड्यूल 1 में क्या है, बहुत ज़्यादा हाईएस्ट प्रोटेक्शन जो है, हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन जो है हमें देखने को मिलता है। ठीक है, हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन जो है वो शेड्यूल 1 में देखने को मिलता है, जिसमें हम ब्लैक बग, साउथ स्लॉथ बियर, चीता, स्वैम्प डियर एक्सेट्रा ऐसे स्पीशीज़ को हम क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो शेड्यूल 1 जो है उसमें क्या करते हैं, हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन जो है हमें देखने को मिलती है। अगर शेड्यूल 2 की अगर हम बात करें तो शेड्यूल 2 में हम क्या करते हैं, एनिमल विद लेसर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। जो एनिमल जिनमें लेस लेवल ऑफ प्रोटेक्शन का रिक्वायरमेंट है वो हम किस में रखेंगे, शेड्यूल 2 में रखेंगे। जैसे कि आपका नीलगाय, इंडियन फ्लाई फॉक्स, अंडमान बुलबुल एक्सेट्रा। ठीक है, नीलगाय, इंडियन फ्लाई फॉक्स और अंडमान बुलबुल जो है आपका जिसमें लीस्ट लेसर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन का रिक्वायरमेंट होता है वो किस में रखेंगे, शेड्यूल 2 में। देन आता है आपका शेड्यूल 3 जिसमें हम क्या करते हैं, प्रोटेक्टेड दी प्लांट स्पीशीज़। क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं हम किसको, प्लांट स्पीशीज़ को जो है हम प्रोटेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल नील कुरिंजी, पिक्चर प्लांट, ट्री टर्मरिक एक्सेट्रा। तो प्रोटेक्टेड प्लांट स्पीशीज़ को किस में रखा जाता है, शेड्यूल 3 में। देन आता है आपका शेड्यूल 4। शेड्यूल 4 में जो है स्पेसिमेंट्स लिस्टेड इन appendices under the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora। तो साइट्स के अंदर जो भी आपके स्पेसिमेंट्स आते हैं उसको किस में रखा जाता है, शेड्यूल 4 में। किस में रखा जाता है, शेड्यूल 4 में रखा जाता है, जैसे रिवर डॉल्फिन, स्पाइडर मंकी एक्सेट्रा। तो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन किसके लिए होती है, शेड्यूल 1 के लिए। शेड्यूल 2 में जो है आपके लेसर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन होती है। शेड्यूल 3 में हम प्लांट स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं और शेड्यूल 4 में हम क्या कर रहे हैं, सिटीज़, साइट्स के जो एनिमल्स हैं, साइट्स के जो स्पेसिमेंट्स हैं उनको क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें साइट्स के बारे में तो साइट्स क्या होता है, इट इज़ द कन्वेंशन और इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज़ फ्लोरा एंड फौना। 1963 में जो है इसको बनाया गया था, 1975 में जो है इसको दैट इज़ केम इन फोर्स। तो 1975 में साइट्स जो है वो केम इन फोर्स हुआ, जिसका हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो आपका जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में प्रेजेंट है। और इसी के तहत जो है साइट्स के तहत जो है हमने शेड्यूल 4 में 2 अथॉरिटीज़ और मैनेजमेंट को रखा था। एक साइंटिफिक अथॉरिटी जो क्या करेगा, चेक करेगा इम्पैक्ट और सर्वाइवल को। मैनेजमेंट अथॉरिटी क्या करेगा कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ट्रेड को। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ट्रेड जो है उसको कौन मैनेज करेगा, मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड साइंटिफिक अथॉरिटी। ठीक है, शेड्यूल 4 में जो है आपका बनाया गया था। क्लियर है।
तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। उसमें हमने डिस्कस कर लिया आपके जो एट प्रेजेंटली 4 चैप्टर्स प्रेजेंट हैं, और नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ जो है उसको चेयर करता है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। NTCA जो है दैट इज़ चेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, दैट इज़ रिलेटेड टू प्रोजेक्ट टाइगर एंड अमेंड इन 2006। देन हमने बात की थी मैनेजमेंट रेगुलेशन ऑफ नेशनल पार्क, दैट इज़ रिलेटेड टू चीफ वाइल्ड वार्डन, और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जो है वो बनाया गया टू कंट्रोल द क्राइम रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ। और सेंट्रल जू अथॉरिटीज़ भी जो है आपकी बनाई गई। टोटल 4 शेड्यूल हैं। शेड्यूल 1 में जो है हाईएस्ट प्रोटेक्शन होता है, शेड्यूल 2 में जो है एज़ कम्पेयर टू लेसर प्रोटेक्शन होता है, और शेड्यूल 3 जो है उसमें क्या होता है, प्रोटेक्टेड प्लांट स्पीशीज़ को रखा जाता है। शेड्यूल 4 में जो है साइट स्पेसिमेंट्स को हम कवर करते हैं, और उसमें साइंटिफिक अथॉरिटी और मैनेजमेंट अथॉरिटी, 2 अथॉरिटीज़ जो हैं वो असाइन की जाती हैं। क्लियर है? देन नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 2006। फॉरेस्ट एक्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो फॉरेस्ट एक्ट बनाया गया था वो बनाया गया था आपका 1865 में, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। 1857 की क्रांति के बाद, 1857 के रिवोल्ट के बाद क्या हुआ था कि तात्या टोपे जो है वो भाग रहा था, उसके पीछे जो है ब्रिटिशर्स जो है उसके पीछे भाग रहे थे। तो उन्होंने सडनली जो है वो एक मध्य प्रदेश के जंगल सतपुरा फॉरेस्ट में जब उन्होंने देखा कि वहाँ पर लार्ज क्वांटिटी ऑफ टिम्बर फॉरेस्ट जो है वो प्रेजेंट है, तो वो ब्यूटी ऑफ फॉरेस्ट देख के हैरान हो गए, जिसकी वजह से उन्होंने क्या करा, सबसे पहले 1862 में ब्रिटिशर्स ने फर्स्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो इस्टेब्लिश किया। तो ब्रिटिशर्स ने मध्य प्रदेश के सतपुरा फॉरेस्ट को ऑब्जर्व करने के बाद, वहाँ की ब्यूटी को देखने के बाद 1862 में क्या है, ब्रिटिशर्स ने फर्स्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया, और उसी को एक्ट और कंट्रोल ऑफ फॉरेस्ट जो है उसको बना दिया। उसको क्या बनाया, एक्ट और कंट्रोल ऑफ फॉरेस्ट बनाया। तो बेसिकली क्या हुआ कि फॉरेस्ट एक्ट जो है आपका सबसे पहला फॉरेस्ट एक्ट 1865 में आया फॉर द कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट। देन फॉरेस्ट एक्ट 1878, ब्रिटिशर्स ने क्या बनाया, फॉरेस्ट एक्ट 1878 बनाया गया। देन इंडिया में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 बनाया गया, जिसको क्लासीफाई किया गया 3 कैटेगरीज में। एक था आपका रिजर्व फॉरेस्ट, जिसमें हाई प्रोटेक्शन किया जाता है, राइट सेटल जो आपके ह्यूमन राइट्स होते हैं उसको सेटल कर दिया जाता है, कंपनसेट कर दिया जाता है बाय दी फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर्स के द्वारा। तो फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर्स जो हैं वो साइन कर दिए गए ताकि उनके जो राइट्स हैं, जो ट्राइबल पीपल्स के राइट है, उनको कंपनसेट या फिर सेटल कर दिया जाए। रिजर्व फॉरेस्ट जो है उसमें हाई प्रोटेक्शन जो है हमें देखने को मिलती है। देन आते थे आपके प्रोटेक्टेड एरियाज़, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के बाद विलेज फॉरेस्ट। तो क्लासिफिकेशन किया गया अकॉर्डिंग टू इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, 1927 के तहत, फॉरेस्ट एक्ट 1927 के तहत 3 पार्ट में जो है फॉरेस्ट को क्लासिफाई किया था, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और विलेज फॉरेस्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। फिर आया आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, जिसका ऑब्जेक्टिव था टू कंजर्व द फॉरेस्ट, और टारगेट क्या था, कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी, सेव द वाइल्ड लाइफ एंड डिफॉरेस्टेशन। बायोडाइवर्सिटी को भी कंजर्व करना है हमें फॉरेस्ट के साथ साथ, वाइल्ड लाइफ को भी कंजर्व करना है, और डिफॉरेस्टेशन को भी जो है हमें रोकना है। इसमें मेजर अमेंडमेंट की गई थी फॉरेस्ट एक्ट 2006 में। फॉरेस्ट एक्ट 1980 की अगर हम बात करें तो इसको अंडर द सेक्शन 2 बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसको बनाया गया था। सेक्शन 2 के तहत जो है इसको फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 जो है उसमें बनाया गया था। तो इसमें डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड एंड नॉन फॉरेस्ट पर्पस को अप्रूवल दिया गया था बेसिकली। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के तहत जो है, इसी के तहत जो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को सेक्शन 2 के तहत जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर जो है वो प्रोवाइड की गई थी कि डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड इन नॉन फॉरेस्ट पर्पस। अगर इंडस्ट्रीज़ हमें किसी भी पर्सन को जो है ये फॉरेस्ट है और इस एरिया में जो है फॉरेस्ट के किसी एरिया में जो अगर कोई इंडस्ट्री डेवलप करनी है, किसी ये पर्सन को नॉन फॉरेस्ट एरिया जो है नॉन फॉरेस्ट पर्पस से अगर उसे यूज़ करना है तो उसको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी। और वो अप्रूवल कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। तो
सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अंडर द सेक्शन 2 ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है वो क्या देती है, अप्रूवल देती है कि किसी इंडस्ट्री को या किसी नॉन फॉरेस्ट पर्पस से अगर हम किसी फॉरेस्ट एरिया को अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसका अप्रूवल कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। क्लियर है। तो इसको हमने क्या बोला, इन प्रिंसिपल अप्रूवल। इसको क्या बोला हमने, इन प्रिंसिपल अप्रूवल बोला, जिसमें फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी जो है वो बनाएगी। फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी जो है वो क्या देती है, हमारा इन प्रिंसिपल अप्रूवल। तो फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी क्या देती है, इनफॉर्मल अप्रूवल। ठीक है, ये तो था इसका सबसे फर्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट अगर हम इसके प्रोविजन की अगर हम बात करें कि लीजिंग फॉरेस्ट इन प्राइवेट पर्सन, अगर हमें फॉरेस्ट एरिया को, उस पर्टिकुलर किसी एक एरिया को जब हमें लीज़ पर देना है, किसी प्राइवेट पर्सन को जब लीज़ पर देना है तो हम इसको क्या चाहिए होगा, हमें उसका अप्रूवल चाहिए होगा। ठीक है, कंपनसेशन उस पर्सन को करना पड़ेगा। ठीक है, उस कंपनी को जो है उसका कंपनसेशन करना पड़ेगा, कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन जो है उसको करना पड़ेगा। और इसी को जो है उसको हम कैसे करते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके जो है हम उसको कैलकुलेट करते हैं कि कितना कंपनसेशन जो है उसको देना पड़ेगा। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है हम उसकी कैलकुलेट करते हैं। इस फॉरेस्ट एरिया को अगर हम वो यूज़ कर रहा है किसी प्राइवेट पर्पस से तो हम इसका क्या कैलकुलेट करेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है हम उसको कैलकुलेट करेंगे कि इक्वल लैंड और इकोलॉजिकल वैल्यू ऑफ फॉरेस्ट जो है वो क्या रहेंगी। तो इकोलॉजिकल वैल्यू ऑफ फॉरेस्ट जो है हम कैलकुलेट करते हैं एक पर्टिकुलर किसी फॉर्मूला से। वो फॉर्मूला जो है वो दिया था किसी कंचन गुप्ता ने। तो कंचन गुप्ता के जो फॉर्मूला है उससे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, इकोलॉजिकल वैल्यू ऑफ फॉरेस्ट जो है वो कैलकुलेट करते हैं टू फाइंड आउट दी नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो अगर किसी पर्सन को फॉरेस्ट एरिया को नॉन फॉरेस्ट पर्पस से अगर यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उसका इकोलॉजिकल वैल्यू ऑफ फॉरेस्ट जो है वो कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग द कंचन गुप्ता फॉर्मूला। नेक्स्ट जो है आपका आया था कैंपा एक्ट। ठीक है, कैंपा एक्ट 2016, कैंपा एक्ट 2016। तो कैंपा विच स्टैंड्स फॉर कंजर्वेशन, एफॉरेस्टेशन, फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। कंजर्वेशन, एफॉरेस्टेशन, फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। ठीक है, इसमें दो तरीके की अथॉरिटी होती है, एक होता है नेशनल कंजर्वेशन और फॉरेस्टेशन फंड और एक होता है आपका स्टेट कंजर्वेशन और फॉरेस्टेशन फंड। ठीक है, नेशनल कंजर्वेशन और फॉरेस्टेशन फंड एंड स्टेट कंजर्वेशन और फॉरेस्टेशन फंड। तो इसमें क्या होता है कि हमने कोई प्लांट जो है या कोई एरिया जो है हमने कट किया है या डिस्ट्रैक्ट किया है या उस पर्टिकुलर एरिया जो को हमने डिफॉरेस्टेटेड किया है फॉर द किसी भी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो हमने क्या किया कि जो सेंट्रल के पास जो नेशनल कंजर्वेशन एफॉरेस्टेशन फंड है वो आपका जाएगा सेंटर के पास और एक फंड जाएगा आपका स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करे उसका कि स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जो 90% फंड उसका गया है, ठीक है, जो स्टेट फॉरेस्ट के अंदर जो 90% फंड जो उसके पास गया है उसको हम किसी फॉरेस्ट कंजर्वेशन में यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी पॉन्ड को या रिवर को या फिर किसी कैचमेंट एरिया को ठीक करने के लिए या फिर अफॉरेस्टेशन पर्पस के लिए जो हम उस फंड को जो हम यूज़ कर सकते हैं। किसी प्रोजेक्ट को रिलेटेड टू एनवायरनमेंट जो है उस एस्टैब्लिश करने के लिए कैंपा फंड जो है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसका क्या कर दिया उन्होंने, कंपनसेशन कर दिया। तो कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन, ठीक है, कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। क्लियर है। देन आया आपका फॉरेस्ट एक्ट 2006। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन यूपीएससी में या अदर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं दैट इज़ रिलेटेड टू कैंपा 2016 कि एनपीए फंड के थ्रू जो है हम इसको कैलकुलेट करते हैं। कंचन गुप्ता ने जो फॉर्मूला दिया था इकोलॉजिकल वैल्यू ऑफ फॉरेस्ट का, उससे हम क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट आउट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, अब तक जो भी एक्ट आए थे फॉरेस्ट से रिलेटेड वहाँ पर कहीं पर भी जो है आपका ट्राइबल पॉपुलेशन को प्रिजर्व और कंजर्व करने के लिए बात नहीं कही थी। उनके राइट्स की जो है अभी तक कहीं पर भी जो वो है बात नहीं की गई थी। लेकिन फॉरेस्ट एक्ट 2006 जो है वो स्पेशली ट्राइबल पीपल्स के लिए जो है वो लाया गया था ताकि उनके राइट्स को जो है हम मैनेज कर पाएँ और उनको
मैनेज कर सकें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फॉरेस्ट राइट एक्ट की, तो ये किसके लिए लाया गया था? शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए लाया गया था और अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स के लिए, अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स के लिए जो है हम इसको लेकर आए थे टू मैनेज दी लाइवलीहुड, क्योंकि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं वो टोटली किस पर डिपेंडेंट है? फॉरेस्ट एरिया पर डिपेंडेंट है अपने लाइवलीहुड के लिए। तो लाइवलीहुड के लिए टोटली किस पर डिपेंडेंट है? शेड्यूल्ड ट्राइब अपने फॉरेस्ट एरिया पर डिपेंडेंट है। इसी तरीके से अगर अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स जो हैं वो कौन से होंगे? जो जिनकी 3 जनरेशन उस 2005 से जिनकी 3 जनरेशन जो है उस फॉरेस्ट एरिया में रह रही है, जिनको 75 साल हो गए हैं उस पर्टिकुलर एरिया में रहते हुए, तो उनको हमने किस कैटेगरी में रख दिया? अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स की। तो 2 कैटेगरीज यहाँ पे असाइन करी है, शेड्यूल्ड ट्राइब और अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स, जिसमें आपकी 3 जनरेशन 75 ईयर्स तक जो है आपके 2005 से पहले वहाँ पर प्रेजेंट होनी चाहिए, ये उनका क्राइटेरिया था। और वो दोनों की दोनों कैटेगरी जो हैं अपने लाइवलीहुड के लिए जो है वो टोटली उन फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है। इसके लिए टोटल 4 मेजर प्रोविजंस जो हैं वो रखे गए थे। एक था टाइटल राइट, कि अगर उस लैंड को हम यूज़ कर रहे हैं जहाँ पर ट्राइबल पीपल्स रह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? उनको 4 हेक्टेयर तक का जो लैंड है, अगर हम उस लैंड को हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें 4 हेक्टेयर तक का जो लैंड है उनको प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, तो टाइटल राइट हो गया। देन उसके बाद हुआ था यूज़ राइट। ठीक है, उनको प्रोवाइड किया गया यूज़ राइट, कि उनको कंपनसेशन जो है उसको प्रोवाइड किया गया। रिलीफ राइट में भी जो है आपको कंपनसेशन और उनको वाली जो सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड की गई थी। और कम्युनिटी राइट लास्ट जो आया था आपका कम्युनिटी राइट। तो 4 राइट की इन्होंने बात की थी, टाइटल राइट, यूज़ राइट, रिलीफ राइट और कम्युनिटी राइट्स की फॉर दी शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स। अब यूपीएससी में भी और यूजीसी में भी एक क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड पूछ रखा था कि दोनों में डिफरेंस क्या है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत जो है वो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट जो है वो बनाया गया था। क्रिटिकल टाइगर हैबिट, ये जो है कोई नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क के अंदर जो है वो एक क्रिटिकल टाइगर या फिर कोर टाइगर हैबिटेट जो है वो बनाया गया फॉर द प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन ऑफ टाइगर। इसी तरीके से, और ये जो है आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत जो आता है। लेकिन क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट जो बनाए जाते हैं नेशनल पार्क में, वो आता है आपका फॉरेस्ट एक्ट 2006 के तहत। फॉरेस्ट एक्ट 2006 के तहत टू कंजर्व दी वाइल्ड लाइफ, जहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी ह्यूमन सेटलमेंट जो है वो देखा नहीं जाता है। क्लियर है? तो इसमें मेजर डिफरेंस क्या है? क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट जो है वो फॉरेस्ट एक्ट 2006 के तहत बनाया गया, और कंजर्व दी वाइल्ड लाइफ, जहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी ह्यूमन सेटलमेंट जो है हमें देखने को नहीं मिलता है। लेकिन क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट जो है दैट इज एस्टैब्लिश अंडर दी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो फॉरेस्ट एक्ट 1980 और 2006 क्लियर है। फॉरेस्ट एक्ट जो है दैट इज़ रिलेटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर था अप्रूवल के लिए। ठीक है, फॉरेस्ट एडवाइजरी जो कमेटी जो है वो बनाई गई थी, और कंपनसेशन जो एफॉरेस्टेशन लीजिंग फॉरेस्ट जो है वो स्टार्ट किया गया था, कंपनसेशन एफॉरेस्टेशन अप्रूवल स्टार्ट किया गया था बाय नेट फॉरेस्ट वैल्यू को कैलकुलेट, नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करके। और साथ ही साथ कैंपा 2016 एक्ट लाया गया टू मैनेज दी नेशनल कंजर्वेशन एफॉरेस्टेशन फंड और स्टेट कंजर्वेशन एफॉरेस्टेशन फंड को मैनेज करने के लिए। स्टेट के पास जो है वो 90% फंड जाते थे, जो भी फंड आता था उसका, और 10% जो है आपका सेंटर के पास जाता था। जो 90% स्टेट के पास जाता था उसको हम फॉरेस्ट कंजर्वेशन एफॉरेस्टेशन और कैचमेंट एरिया के रिजुविनेशन के लिए, या फिर रिवर रिजुविनेशन, या फिर किसी रिलेटेड टू एनवायरनमेंट प्रोजेक्ट के लिए हम उस फंड को सिर्फ और सिर्फ यूज़ कर सकते थे। क्लियर है? और क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट जो है वो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के तहत जो है वो किया गया था। फर्स्ट फॉरेस्ट एक्ट जो है वो ब्रिटिशर्स के टाइम पर बनाया गया था, दैट इज़ 1865 में। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के बाद आता है आपका वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974।
वाटर प्रिवेंशन एंड वाटर एक्ट जो है वो भी आपका आर्टिकल 252 के तहत जो है वो बनाया गया था। आर्टिकल 252 के तहत जो है आपका वाटर एक्ट बनाया गया था। इसी तरीके से वाइल्ड लाइफ एक्ट भी आपका 252 के तहत बनाया गया। फॉरेस्ट एक्ट भी जो है आपका 252 के तहत जो है वो बनाया गया था। और वाटर एक्ट भी आपका जो है वो 252 आर्टिकल 252 के तहत जो है वो आपका बनाया गया था। इसका मेन एम क्या था? टू प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करना। ठीक है, इसमें सेक्शन 3 और 4 वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट के तहत जो है के सेक्शन 3 और 4 के तहत जो है आपकी दो बॉडीज़ जो है, जो मेजर स्टैट्यूटरी बॉडीज़ जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनाई गई थी। एक था सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को क्या किया गया था? इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द वाटर एक्ट 1974 के तहत। सितंबर 1974 में जो है इसको बनाया गया था। टू चेक टू इफ्लुएंट डिस्चार्ज स्टैंडर्ड जो है, सेंट्रल पोल्यूशन और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या बताता है हमें? इफ्लुएंट डिस्चार्ज स्टैंडर्ड को जो है वो सेट आउट करता है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कितनी कौन सी इंडस्ट्री या फिर कौन सा एरिया जो है वो वाटर पोल्यूटेड ज़्यादा है, और उससे हम पता लगा सकते हैं। तो इफ्लुएंट डिस्चार्ज स्टैंडर्ड जो है वो किसने दिए? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने। और स्टेट पोल्यूशन और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो किसके तहत बनाया गया? वाटर एक्ट 1974 के तहत जो इसको बनाया गया। और ये क्या है? एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो किसके तहत बनाई गई थी? अंडर द सेक्शन 3 एंड 4। नेक्स्ट अगर हम बात करें पावर की, तो सेंट्रल पोल्यूशन और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को जो है वो पावर भी दी गई थी कि किसी इंडस्ट्री जो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कर रही है या कोई भी डिफ़ॉल्टिंग इंडस्ट्री है तो उसको बंद करने का जो पावर था वो भी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को जो है वो प्रोवाइड कर दिया गया था। और ये सारी की सारी जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो किसके अंडर फंक्शन करता है? वो करता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट अगर हम बात करें अमेंडमेंट की, तो मेजर अमेंडमेंट की अगर हम बात करें तो 2024 में इसका अमेंडमेंट हुआ है, जिसमें रिमूव दी माइनर इम्प्रिजमेंट। तो माइनर इम्प्रिजमेंट जो है वो उसको रिमूव कर दिया गया है। फ़ाइन जो है वो 10,000 से 15 लाख जो है उसमें फ़ाइन कर दिया। अगर कोई भी इंडस्ट्री वाटर पोल्यूशन ज़्यादा क्रिएट कर रही है, एज़ पर नॉर्म नहीं डिस्चार्ज कर रही है, तो उसको फ़ाइन देना होगा 10,000 से 15 लाख। Initially that is applicable only in हिमाचल प्रदेश एंड राजस्थान एंड सम यूटीज़ ऑल्सो, बट अब जो है ये सारी की सारी स्टेट में जो है वो एक्सटेंड कर दिया है। इम्प्रिजमेंट की बात अगर हम करें तो अगर कोई इलीगल सीवेज डिस्चार्ज करता है तो उसको 1.5 से 6 साल की सज़ा जो है उसको हो सकती है। ये 2024 अमेंडमेंट के तहत जो है ये सारी की सारी बातें कही गई हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट आता है आपका एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। तो एयर एक्ट का जो सेम वाटर एक्ट का जो काम था वो सेम काम है इसका भी। तो एयर एक्ट जो है दैट इज़ एस्टैब्लिश फॉर टू कंट्रोल द एयर पोल्यूशन एंड इम्प्लीमेंटेड डिसीजन ऑफ 1972 यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। इसको किसके तहत जो है वो बनाया गया था? दैट इज़ केम इन 1981। स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस का आउटकम जो है वो एयर पोल्यूशन एक्ट है। ठीक है, ये किसका आउटकम है? स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस का। इट इज़ द आउटकम ऑफ स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस और यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट विच इज़ एस्टैब्लिश। ये भी क्या है? एस्टैब्लिश करता, इसने एस्टैब्लिश किया था सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को टू एम्पावर द एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड डिक्लेयर एनी एरिया एयर पोल्यूशन और कंट्रोल एरिया। ठीक है, तो ये मेन अथॉरिटी कौन है इसकी भी? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और ये क्या करता है? डिक्लेयर एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरियाज़ को भी ये क्या करता है? डिक्लेयर करता है कि पर्टिकुलर एरिया जो है वो एयर पोल्यूटेड है और नहीं है। 2024 अमेंडमेंट का अगर हम देखें तो इसमें डीक्रिमिनलाइजेशन किया गया। ठीक है, मॉनेटरी पेनल्टीज़ जो है वो लगाई गई जैसे एयर पोल्यूशन में लगाई गई, और एनजीटी अपील सिस्टम जो है उसको स्ट्रॉन्ग कर दिया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें पेनल्टी बिफोर अमेंडमेंट की,
तो इम्प्रिजमेंट अप टू 3 मंथ और फाइन अप टू 10,000 हुआ करता था, लेकिन इसको इंक्रीज़ करके जो है द कंटिन्यू ऑफेंस एडिशनली फाइन अप टू 5,000 पर डे। अगर वो कंटिन्यूसली जो है एयर पोल्यूशन कॉज कर रहा है फ़ाइन लगाने के बाद भी, तो उसको क्या है वो पर डे 5,000 जो है उसको देने पड़ेंगे। अगर कोई फ़ाइन जो है वो वायलेट कर रहा है, फ़ाइन जो है वो नहीं भर रहा है, 3 महीने में भी अगर वो फ़ाइन नहीं भर रहा है और सेम जो है वो पोल्यूशन क्रिएट करे जा रहा है, तो उस इंडस्ट्री को जो है आपको 5,000 पर डे जो है उसको फ़ाइन देना पड़ेगा। इफ़ वायलेशन कंटिन्यू बियॉन्ड 1 ईयर, अगर 1 साल तक जो है वो वायलेशन करते रह रहा है तो उसको जो है 7 साल की सज़ा भी जो है वो हो सकती है। क्लियर है? ये 2024 अमेंडमेंट के बाद ये बात कही गई है। रीसेंट फोकस की अगर हम बात करें, इट इज़ टैकलिंग द व्हीकुलर पोल्यूशन BS6 नॉर्म एंड EV पॉलिसीज़ को जो है इसका लागू करने का मेन पर्पस है, और इंडस्ट्रियल एमिशन एंड क्रॉप रेजिड्यूज बर्निंग जो है उसको स्टॉप करने का, उसको रोकने का जो है ये मेजर इसका रीसेंट फोकस है। एंड थ्रू द जॉइंट रेगुलेशन विद EP एक्ट एंड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट और NGT डायरेक्टिव्स के साथ मिलकर जो है ये इसको फोकस कर सकता है, मैनेज कर सकता है। क्लियर है? सबसे पहले क्या आया? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बाद फॉरेस्ट एक्ट। फॉरेस्ट एक्ट के बाद आया आपका वाटर एक्ट, देन एयर एक्ट, देन आता है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। 2 दिसंबर 1984 को क्या हुआ था? भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, जिसके बाद इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो लेकर आया गया 1986 में। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को जो है हम अम्ब्रेला एक्ट भी बोलते हैं, और इट प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट, फॉर द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट जो है इस एक्ट को लेकर आया गया। लेकिन ये जो है ये एक्ट जो है वो इंटरनेशनल आर्टिकल 252(3) के तहत जो है इसको लेकर आए थे। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 253 के तहत। अब तक जो एक्ट हमारे आए थे वो आर्टिकल 252 के तहत जो है हमने बनाए थे, लेकिन अब आर्टिकल 253 के तहत जो है वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था। आर्टिकल 253 जो है उसमें आपकी इंटरनेशनल कन्वेंशंस को रखा जाता है, इंटरनेशनल कन्वेंशंस को जो है हम कंसिडर करते हैं। इसी के साथ अगर इम्पॉर्टेंटली हम बात करें, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का को एम्पावर कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन प्रोटेक्ट करता है इसको? सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? कोऑर्डिनेशन एक्शन बाय स्टेट करती है, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ नेशन वाइड प्रोग्राम्स जो है वो देखती है, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम जो है उसको हैंडल करती है, और साथ ही साथ ले डाउन द इन्वायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। ठीक है, इट ले डाउन दी इन्वायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। EIA को भी जो है ये क्या करती है? एस्टैब्लिश करती है, एंड प्लेसिंग एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज़ को भी जो है ये मैनेज करती है। ठीक है, तो EIA का जो फाउंडेशन जो ले डाउन हुई थी वो कहाँ से हुई थी? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत जो है इसको EIA की जो फाउंडेशन जो है वो रखी गई थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेक्शन 3 की, तो सेक्शन 3 जो है, सेक्शन 3 के तहत जो है वो 3 अथॉरिटीज़ बनाई गई थी। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, नॉट बोर्ड, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी बनाई गई थी। ताज ट्रैम्पिज्म जोन पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी 2003 बनाया गया। ठीक है, ताज पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए अथॉरिटी बनाई गई थी 2003 में। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड प्रिवेंशन कंट्रोल अथॉरिटी बनाई गई थी, लेकिन इसको ख़त्म कर दिया गया है अब, और रिप्लेस कर दिया है नेशनल क्लीन एयर क्वालिटी मिशन से। तो नेशनल क्लीन एयर क्वालिटी मिशन से जो है इसको रिप्लेस कर दिया गया है, और ये जो है वो EPA के तहत नहीं आता है। इसको अलग से जो है वो एक्ट पास करके नेशनल क्लीन एयर अथॉरिटी मिशन को जो है वो बनाया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जनवरी 2019 में। और जितने भी हमारे इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन जो हैं वो भी हम किसके तहत प्रोटेक्ट करते हैं? एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत जो हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स अगर हम बात करें तो वेस्ट मैनेजमेंट रूल, तो जितने भी आपके वेस्ट मैनेजमेंट रूल हैं वो सारे के सारे किसके तहत आते हैं? एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो है उनको बनाया गया है। क्लियर है?
तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो है आपका हजार्डस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 बनाए गए, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 और इसी के साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 और कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 और हजार्डस केमिकल अमेंडमेंट रूल 2016 और बैटरीज मैनेजमेंट रूल 2010 और पब्लिक लायबिलिटी एंड एश्योरेंस रूल 1991 और कोस्टल रेगुलेशन जोन, ठीक है, कोस्टल रेगुलेशन जोन रूल जो है 1991 जो है, वो सारे के सारे रूल्स जो हैं वो किसके तहत बनाए गए? वो सारे रूल्स जो हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत जो है बनाए गए थे। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो है 2002 में लेकर आया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो प्रिवेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को प्रिवेंट करना, रिस्पॉन्सिबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स एलिमेंट, इनके एलिमेंट्स को क्या करना, रिस्पॉन्सिबल तरीके से हम इनके रिसोर्सेज को यूज़ करना और इक्विटेबल एंड जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट, तो इक्वली जो है हमारे बेनिफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करना। देन प्रोविज़न की अगर हम बात करें तो इसमें एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग लेकर आए, प्रोविज़न लेकर आया गया, जिसमें कोई भी पर्सन अगर किसी भी फॉरेस्ट एरिया को यूटिलाइज़ कर रहा है, अगर वो बेनिफिट शेयरिंग नहीं कर रहा है तो उसको पनिश किया जाएगा। तो एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, ठीक है। और नेक्स्ट बात की थी बायोप्रेसी प्रिवेंशन, अगर कोई भी ट्रेडिशनल नॉलेज, अगर कोई भी किसी फॉरेस्ट एरिया में कोई भी बाहर का पर्सन जो है अगर किसी फॉरेस्ट एरिया में जाता है और वहाँ की जो ट्रेडिशनल नॉलेज है अगर उसको चुरा लेता है या फिर उसको, तो उसी को प्रिवेंट करने के लिए बायोपायरेसी प्रिवेंशन, ठीक है, कौन सा प्रोविज़न बनाया गया? बायोपायरेसी प्रिवेंशन जो है वो बनाया गया। और थ्रेटेंड स्पीशीज़ और उनके हैबिटेट को कंजर्व करने के लिए भी बायो थ्रेटेंड स्पीशीज़ एंड हैबिटेट प्रोविज़न जो है इसमें रखा गया। तो 3 प्रोविज़न जो है इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे, एक एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, बायोपायरेसी प्रिवेंशन और थ्रेटेंड स्पीशीज़ एंड हैबिटेट प्रोविज़न। नेक्स्ट अगर हम बात करें कौन कौन सी बॉडीज़ जो हैं इसके थ्रू इस्टेब्लिश की गई, तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो है वो सेंटर के द्वारा बनाया गया, जिसमें हम कंजर्वेशन गाइड और एक्सेस जो है वो करते हैं। कंजर्वेशन गाइड और एक्सेस बाय नेशनल बायोडाइवर्सिटी फंड जो है वो भी ये जो कौन प्रोवाइड करता है, किसके तहत प्रोवाइड किए जाते हैं? सेंटर जो है, सेंटर को दिए जाते हैं नेशनल बायोडाइवर्सिटी फंड। तो कंपनसेशन हुआ किसी एरिया का तो तो क्या निकलेंगे? नेशनल बायोडाइवर्सिटी फंड जो है वो सेंटर को दिए जाएंगे टू कंजर्व और मैनेज दी फॉरेस्ट और बायोडाइवर्सिटी। तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो है वो बनाया गया, इस्टेब्लिश किया गया बाय सेंटर। स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड जो है वो स्टेट को देखेगा। फॉर द डोमेस्टिक कंपनी जो है, डोमेस्टिक कंपनीज जो हैं उसको देखने के लिए क्या बनाया गया? स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड बनाया गया। और बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई लोकल एरियाज़ को ऑब्जर्व करने के लिए। तो लोकल एरियाज़ को, लोकल स्पीशीज़ को, लोकल बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व और कंजर्व करने के लिए क्या बनाया गया? बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई। क्लियर है? देन बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर जो है वो उसको मेंटेन करने का जो काम है वो किसका है? लोकल बॉडी का है। जो लोकल बॉडी है वहाँ की, उनका काम क्या है? बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर को मेंटेन करना कि कितनी स्पीशीज़ जो है वहाँ पर प्रिजर्व की जा रही हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ जो है वहाँ पर प्रेजेंट है। तो आज के टॉपिक में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट और वाटर एक्ट, एयर एक्ट और साथ ही साथ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट और बायोडाइवर्सिटी एक्ट। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो हमने यूनिट 8 का हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल शॉर्ट वीडियो में कवर किया था। कोस्टल रेगुलेशन जोन रूल जो है वो भी हम कवर कर चुके हैं और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल भी हम डिस्कस कर चुके हैं।
साथ ही साथ जो है हम ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल भी जो है हम डिस्कस कर चुके हैं, और मेजर जितने भी रूल्स हैं वो आपके कवर हो चुके हैं, और जो रेस्ट ऑफ बैटरी मैनेजमेंट रूल आपका रहता है, और बाकी सारे जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। तो हमारा यूनिट 8 जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि इन्वायरमेंट कन्वेंशन एंड एग्रीमेंट भी जो है वो शॉर्ट वीडियोस में मैं कवर करा रही हूँ, और ऑलमोस्ट कुछ कवर हो भी चुकी हैं। जैसे IPCC हम बात कर चुके हैं, UNEP के बारे में, और अर्थ समिट की बात की थी तो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी भी हम डिस्कस कर चुके हैं, UNFCCC, क्योटो प्रोटोकॉल और क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म भी हम डिस्कस कर चुके हैं, और साथ ही साथ रामसर एंड कन्वेंशन ऑन वेटलैंड कंजर्वेशन भी जो हम डिस्कस कर चुके हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस। क्लियर है? तो इससे रिलेटेड MCQs जो हैं वो आज आपको मिल जाएंगे साइट पे, और कोई भी क्वेरी है या किसी भी तरीके का कोई टॉपिक जो है आप डिस्कस करना चाहते हैं कि अगर इसके ऊपर कोई वीडियो जो है लेक्चर में रिकॉर्ड करूं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकती हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।